बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 27 मार्च 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं और इस श्रृंखला के साथ पहली बार जुड़े हैं, आपको बता दूं इस श्रृंखला के प्रीवियस वीडियो जो चैनल पर अपलोड हुए हैं, सारे वीडियो को आप जाके देखिए। निस्संदेह आपकी तैयारी को बेहतर करेगा और एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि हाल ही में 111वां बिहार दिवस मनाया गया है, बताएं कि बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन की यहाँ पर पहचान करना है और यहाँ पर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। विकल्प नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और विकल्प नंबर ई के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। 1912 में भारत का 12वां राज्य बना था बिहार। 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना, ये भी सही है। सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना। तो 3 विकल्प यहाँ पर सही है। तो जब भी एक से अधिक विकल्प सही होता तो ऐसे में बीपीएससी के दृष्टिकोण से फाइनल आंसर होता ऑप्शन नंबर ई। तो सारी जानकारी हमने आपको दिया था। यहां पर हम बात करें विकल्प नंबर डी की, जहां पर लिखा गया बिहार दिवस 2023 थीम जल जीवन हरियाली, तो ये असत्य है। जबकि हम बात करें यहां पर जल जीवन हरियाली की, तो 2022 में जो बिहार का 110वां स्थापना दिवस मनाया गया, ये इसका निर्धारित थीम था जल जीवन हरियाली। जबकि 2023 में जो बिहार दिवस मनाया गया 111वां बिहार दिवस, इसका थीम क्या था ये जानकारी हमने आपको दिया था। ये थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो सारी बातों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और जितने भी छात्र घर बैठे 69वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि सितंबर 2023 में आपका 69वीं बीपीएससी एग्जाम प्रस्तावित है और इस एग्जाम को लेकर के टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। ये 40 टेस्ट की श्रृंखला है जो कि हिंदी भाषा में ऑनलाइन मोड में आपके लिए उपलब्ध है। साथ ही सभी टेस्ट का पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराया गया है। आप लोग चाहें तो बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कोर्स के अंतर्गत ये तमाम मटेरियल यहाँ पर आपको इस कोर्स में मिलने वाले हैं, जहां पर आपको करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज होगा, सिलेबस आधारित नोट्स होंगे, टेस्ट सीरीज होगा, बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन होगा। ये तमाम चीजें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप अपनी तैयारी का सही तरीके से मूल्यांकन कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो का पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में हर विधानसभा क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण करने का निर्णय लिया है। तो नवीनतम घोषणा के आधार पर आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा 7 स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने या फिर निर्माण करने का निर्णय अभी हाल ही में लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से, यानी कि यहाँ पर एक शब्द लिख लीजिए, बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2023 से 24 में हर विधानसभा क्षेत्र में 7 स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है हर विधान परिषद क्षेत्र में इसके अतिरिक्त, इसके अलावा 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मिलाकर 2076 स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण किया जाएगा। ये डेटा को यहाँ से ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाए। और आपको यह भी ध्यान रखना कि ये स्वास्थ्य उपकेंद्र पूर्व में स्थापित 8705 स्वास्थ्य उपकेंद्र के अतिरिक्त होंगे। मौजूदा समय की बात करें, जो सरकारी आंकड़ा कहता है, इसके आधार पर मौजूदा समय में बिहार में 8705 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। तो इसके अतिरिक्त 2076 स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण और किया जाएगा। ऐसी घोषणा अभी हाल ही में बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि मौजूदा समय में तेजस्वी यादव या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री व उप मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। दरअसल एक वीडियो के माध्यम से मैंने जानकारी दिया था कि 16 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार में नया मंत्रिमंडल गठित हुआ है। आप इस वीडियो को चैनल पर टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जाकर देख सकते हैं। बिहार के नए मंत्रिमंडल के बारे में सारी जानकारी हमने विस्तार पूर्वक दिया है। यहाँ से निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। चूंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग की, तो अभी हाल ही में बिहार बजट 2023-24 जो पेश किया गया, इसमें स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, शिक्षा विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, ये तमाम बातों का निचोड़ इस वीडियो में दिया गया है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये आपकी 69वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सिद्ध हो सकता है। फिलहाल हम यहाँ पर चलेंगे आगे और बात हो रही है यहाँ पर बिहार से संबंधित तथ्यों की। तो ऐसे में आप लोग इसे एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिएगा। हालांकि हमने समय समय पर इसकी जानकारी आपके साथ साझा किया है। निश्चित तौर पर यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे।
दूसरा प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 मार्च 2023 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को बिहार सरकार के द्वारा। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना कि खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध बिहार सरकार के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 25 मार्च 2023 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया। ये यहां से ध्यान रखिएगा, ये तिथि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 25 मार्च 2023 को ये मान्यता मिली है, तो ऐसे में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमारा इसमें अगला पॉइंट है कि इस फैसले के बाद या फिर इस फैसले से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण अब बिना किसी विभागीय विलंब के पारदर्शिता के साथ खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए अपने प्रयासों और फैसलों को लागू करने में स्वतंत्र और सक्षम होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को अपने फैसले को लागू करने के लिए विभाग के किसी भी फैसले का इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये सारी बातें ध्यान रखें, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर बिहार से संबंधित खेल की। तो ऐसे में आपको बता दूं कि बिहार का जो राजकीय खेल है यह है कबड्डी। बिहार का राजकीय खेल होने के साथ साथ कबड्डी बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय खेल है, ये ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें, हाल ही में पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग पटना में आयोजित प्रखंड स्तर से प्रमंडलीय स्तर तक चुने गए स्कूली बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता तरंग का उद्घाटन बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर द्वारा किया गया। इस स्कूली बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता का नाम दिया गया तरंग। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, हालांकि हमने कई बार आपको जानकारी दिया है कि वर्तमान समय में बिहार के खेल मंत्री कौन है। बिहार के खेल मंत्री की यहाँ पर बात किया जा रहा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितनी छात्रों को पता है। हमने हालांकि कई बार आपको जानकारी दिया है। तो यहाँ पर अब हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। दरअसल यहाँ पर आप लोग प्रश्न में सुधार करेंगे कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया जाएगा। तो इसका अनावरण अभी हाल ही में किया जाएगा लातूर महाराष्ट्र में। अब इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि 13 अप्रैल 2023 को महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा ज्ञान की मूर्ति अर्थात स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया जाएगा 13 अप्रैल 2023 को। कहां पर? तो लातूर महाराष्ट्र में। अब यहां पर एक जानकारी आपको यह भी ध्यान रखना, चूंकि बात हो रही है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, तो ऐसे में इस वर्ष 14 अप्रैल को उनकी 132वीं जयंती मनाई जाएगी। वर्ष 2022 की बात करें तो वर्ष 2022 में इनकी 131वीं जयंती मनाई गई थी, ये जानकारी हमने आपको दिया था। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के लातूर शहर में इनकी प्रतिमा का जो अनावरण होगा इनकी जयंती से एक दिन पहले होगा, यानी कि 13 अप्रैल 2023 को। इनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की ओर। तो यहाँ पर एक जो पॉइंट है ये कॉमन रूप से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऐसे में आप ये ध्यान रखेंगे कब और कहाँ हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ये जगह का नाम कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1891 में 14 अप्रैल को। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह है कि पिछले वर्ष 2022 में बिहार के नालंदा के अमित पासवान को भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। सारी जानकारी आपको इसी सीरीज के अंतर्गत दिया गया है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हालांकि यहाँ पर हम बात करें मौजूदा समय में बाबा साहब अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्तियों के बारे में, हालांकि कुछ में इनमें कार्य प्रगति पर है। तो ऐसे में 3 जो सबसे बड़ी मूर्तियां हैं आपको ध्यान रखना है, एक है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, और सबसे बड़ी मुंबई महाराष्ट्र में, और हैदराबाद तेलंगाना में। तो ये सारी बातें ध्यान रखें, ये भारत में इनकी 3 सबसे ऊंची मूर्तियां हैं, इनमें कार्य हालांकि प्रगति पर है कुछ में। अब यहाँ पर हमें इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अभी हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि मार्च 2023 में अर्थात हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य
राजस्थान बना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट करना है आपको नई वाली कॉपी में। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि बिल के अनुसार सभी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में कंसल्टेशन और दवाओं, साथ ही साथ डायग्नोसिस, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट प्रोसीजर और इमरजेंसी केयर सहित मुफ्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मूल रूप से देखा जाए तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है और स्वास्थ्य की दिशा में बेहतर प्रयास को लेकर के राजस्थान की ये पहल है, जो कि आपको ध्यान रखना है। राइट टू हेल्थ इस पहल को नाम दिया गया है। और राजस्थान की बात हुई तो राजस्थान के उदयपुर में 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत की पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई थी। ये जानकारी आपको दिया गया था, नोट कर लीजिएगा। G20 की बात हो रही तो G20 के बारे में हालांकि कई सारी जानकारी हमने आपको दिया था कि हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसकी निर्धारित थीम थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये इसका G20 शिखर सम्मेलन का 17वां संस्करण था और इसी संस्करण में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से भारत को अगले 1 साल के लिए सौंपी है। यानी कि G20 का जो भी कार्य उद्देश्य है उनको 1 साल तक क्रियान्वित किया जाएगा भारत के द्वारा। और ये अध्यक्षता किससे मिला है तो इंडोनेशिया से भारत को प्राप्त हुआ 1 दिसंबर 2022 को। संबंधित सारी जानकारी ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है कि लोकसभा ने हाल ही में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी है। बताएं कि उनके पिता राजीव गांधी भारत के कौन से यानी कि क्रम में कौन से प्रधानमंत्री थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राजीव गांधी भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल यह मामला जो कि अभी जो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है, तो ऐसे में यह मामला क्या है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यही लिखा गया है। दरअसल यह मामला 2019 में मोदी सरनेम को लेकर के राहुल गांधी की एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने यानी कि राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है। तो मामला इसी से संबंधित है। हालांकि हम इसे डीप में आपको नहीं बताने वाले हैं, लेकिन जो सार है, जो कि फैक्ट है, आपको ध्यान रखने से संबंधित है। तो इन्हीं सब आरोपों के कारण अभी हाल ही में संसद की सदस्यता इनकी रद्द की गई है। चूंकि यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया कि राजीव गांधी भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे, ऐसे में इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी भारत के 6ठे प्रधानमंत्री बने थे। बतौर प्रधानमंत्री उनका कार्यकाल 1984 से 1989 के बीच था। ये ध्यान रखना आपको, राजीव गांधी भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हुई थी और इसलिए प्रत्येक वर्ष भारत में 21 मई को इस दिन को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। राजीव गांधी की भी हत्या हुई थी और साथ ही साथ इनकी जो कह सकते हैं माता थी इंदिरा गांधी, इनकी भी हत्या की गई थी। तो दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। तो इस प्रकार से देखें तो श्रीमती इंदिरा गांधी राहुल गांधी की दादी थी। ये यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले ये जानकारी आपको दे दूं कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, ये क्रम के दृष्टिकोण से देखें, बतौर व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से देखें तो ये 15वें प्रधानमंत्री हैं भारत के। ये यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्रम की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर 6ठे प्रश्न पे हम आ चुके हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हाल ही में एबेल पुरस्कार 2023 से जीता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा लुइस कैफ्रेली, जो कि अर्जेंटीना के हैं, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। एबेल पुरस्कार 2023 इन्होंने अपने नाम किया है। अब आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली ने वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार अपने नाम किया है या फिर जीता है। दरअसल उन्हें यह पुरस्कार गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर के दिए गए योगदान के लिए दिया गया। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, ये जो पुरस्कार है एबेल पुरस्कार, ये गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। और इस वर्ष 2023 में लुइस कैफ्रेली, जो कि अर्जेंटीना के, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो इनके योगदान की बात करें तो गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को या फिर इनमें उत्कृष्ट योगदान को लेकर के इन्हें यह पुरस्कार 2023 में दिया गया है। दरअसल यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गणित के इस सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार को नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है, जो कि पहली बार 2003 में जीएन पियरे को गणित में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया था। इस पुरस्कार के वितरण की शुरुआत हुई थी वर्ष 2003 में और जीएन पियरे को पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। हालांकि यहाँ पर हम बात करें पिछले पुरस्कार की जो 2022 में दिया गया, तो पिछले वर्ष अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को एबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने ही यह पुरस्कार जीता था, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि नॉर्वे के राजा एबेल पुरस्कार प्रदान करते हैं और यह प्रति वर्ष उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया हो।
तो प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो कि नॉर्वे के राजा द्वारा प्रदान किया जाता है। आई होप कि आप इन सारे तथ्यों को यहाँ से ध्यान रखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि यूनेस्को की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। तो यूनेस्को की जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान समय में दुनिया की 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि यूनेस्को की नवीनतम जो कि मार्च 2023 में ये रिपोर्ट आई है, तो रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 40% लोगों को बुनियादी स्वच्छता तक पहुंच हासिल नहीं है, यानी कि 40% लोगों के पास बुनियादी स्वच्छता का कुछ भी मतलब नामो निशान तक नहीं है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। दोनों आंकड़े को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि हम अगले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, यहाँ पर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जो कि संयुक्त राष्ट्र की ही एक विशेष एजेंसी है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी ये 16 नवंबर 1945 को हुई थी, जबकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये सारी बातें हमने आपको डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत बतलाया है, आपको याद होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और यूनेस्को के सदस्य देशों की बात करें तो 193 देश मौजूदा समय में इसके सदस्य हैं। अगला यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन कहाँ किया है। तो अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज या फिर वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य शोधकर्ताओं को वैदिक ज्ञान परंपराओं को समझने में सहयोग करना और जन साधारण को प्राचीन ग्रंथों की सामान्य जानकारी देना है। इसी को लेकर अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई। इस पोर्टल में 550 घंटे से अधिक की अवधि के 4 वेदों के 18,000 से अधिक मंत्र हैं। आपको ध्यान रखना है कि वेद के श्लोक को ऋचाएं कहा जाता है। जब आप लोग वेद को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको जानकारी मिलेगा कि वेद के श्लोक को ऋचाएं कहा जाता है। और आपको हमने कई बार जानकारी दिया कि वेद के बारे में जो कर सकते हैं एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न कॉमन रूप से बिहार के संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो वेद वाला टॉपिक, साथ ही साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत का मतलब टॉपिक है, यहाँ से निश्चित तौर पर एक प्रश्न एग्जाम में बनते हैं बीपीएससी वाले। तो इस दोनों टॉपिक को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपके हाथ में एक अंक रहेगा। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है वेद की, तो आप सभी जानते हैं वेदों की संख्या है 4। ये सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद को नवीनतम या फिर सबसे बाद वाला वेद कहा जाता है। इन 3 वेद को ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रय के अंतर्गत रखा गया, जबकि अथर्ववेद को वेद त्रय के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा यहाँ पर नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा वातावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हाल ही में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में यह मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट अर्थात लाइफ का उद्घाटन किया है। इसे शॉर्ट में LIFE, यहाँ पर आई जो है ये स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है, ये ध्यान रखना है। तो अभी हाल ही में इसका शुरुआत किया गया असम सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं, इस पहल का उद्देश्य वातावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, जिसको लेकर असम सरकार ने इसकी पहल की है। और विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और वर्ष 2022 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसका निर्धारित थीम था ओनली वन अर्थ, यानी कि केवल एक पृथ्वी। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और बात करें यहाँ पर 2022 के पर्यावरण दिवस की, तो 2022 में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत ने लाइफ ग्लोबल मूवमेंट की शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2022 पर्यावरण दिवस के मौके पर लाइफ ग्लोबल मूवमेंट की शुरुआत किस देश द्वारा किया गया, तो भारत द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला 10वां प्रश्न है कि कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप हाल ही में किनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो इस ऐप को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया किनके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना कि कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसे लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों इसे लॉन्च किया गया है,
तो यहाँ पर हम इसकी बात करें तो कॉल बिफोर यू डिग मोबाइल एप्लीकेशन दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य की यहाँ पर हम बात करें तो जिसका उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अंतर्निहित संपत्तियों जो कि जमीन के अंदर होते हैं, इन संपत्तियों को होने वाले नुकसान को रोकना है जो कि असंगठित खुदाई और खनन के कारण होता है, जिससे हर साल तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह जो भी फाइबर केबल वाले वायर होते हैं, जो भी मतलब केबल वाले वायर होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, जो भी खुदाइयाँ होती है और इससे खुदाई में जो भी इसको नुकसान होता है उससे तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान भारत को प्रति वर्ष झेलना पड़ता है। तो इसी को मतलब दूर करने के लिए इस एप्लीकेशन को लाया गया जिसको नाम दिया गया कॉल बिफोर यू डिग, यानी कि खुदाई से पहले इसके बारे में जानकारी देना। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसका अभी हाल ही में लॉन्च जो किया गया है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। हालांकि इसके बारे में कुछ जानकारी हमने पिछले वीडियो में भी आपको दिया था। पिछले वीडियो के प्रश्न संख्या 9 में हमने आपको जानकारी दिया था इसके बारे में कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ITU के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया और ये उद्घाटन नई दिल्ली के विज्ञान भवन परिषद में आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया था। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कॉल बिफोर यू डिग मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। साथ ही भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट का भी अनावरण इनके द्वारा किया गया। और एक जानकारी कुछ समय पहले हमने आपको दिया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई थी 1507 मीटर। ये सारी जानकारी इस सीरीज के अंतर्गत दिया गया है। आई होप कि आपको ये याद होगा। चलिए फिलहाल हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हालांकि उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए कुछ जरूरी फैक्ट है। तो संबंधित तथ्यों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा नाम है यह है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और 26 मई 2014 से लगातार दूसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। वाराणसी से लोकसभा संसद में चुने गए और वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। वे इससे पहले 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और यहाँ पर उनसे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि विभिन्न देश और संस्था द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अक्सर बने हैं और आने वाले समय में भी बनेंगे। फिलहाल हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में 24 मार्च 2023 को मनाए गए विश्व टीबी दिवस यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस 2023 की थीम क्या है? टीबी को ही क्षय या फिर तपेदिक भी कहा जाता है। ऐसे में 2023 के थीम की बात करें तो इसका थीम है हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यस वी कैन एंड टीबी। ये 2023 का इसका थीम है। जबकि 2022 के थीम की बात करें तो इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ, ये 2022 का इसका निर्धारित थीम था। जबकि बात करें यहाँ पर हम अगले 12वें प्रश्न की। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है या फिर चुना गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिस्र। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के भी नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई और इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। आपको ध्यान रखना मिस्र हाल ही में आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है, जिसमें भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका सदस्य देशों के रूप में पहले से ही शामिल है। आई होप कि इन सारी बातों को यहाँ से ध्यान रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी को आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए। और जो भी छात्र इसे कॉपी में नोट करने में असमर्थ है, जिनके पास समय का अभाव है, ये सारे PDF फाइल आपके BPSC मेकर ऐप पर उपलब्ध है, वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? और जो भी जानकारी हमने टेस्ट सीरीज से संबंधित आपको दिया है, ये 26 मार्च 2023 को इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहला टेस्ट आपको दिया जा चुका है। जब भी आपसे ज्वाइन करेंगे सारा का सारा टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तिथि को याद रखते हुए आपको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना, जहां पर आप इस सारे मटेरियल का भी लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।